सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक 21 रहेगा। नाउ 242 से आगे यहाँ पे हम देखते हैं। नाउ 242 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड। आपको पेयरिंग दी गई है एंड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पिक करना है। BOD स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, मीथेन प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन, COD बायोडिग्रेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, नाइट्रेट मिथेमोग्लोबिमिनिया। नाउ अगर आप देखोगे BOD स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज आपको यहाँ से पता चलती है कि BOD कंसंट्रेशन कितनी है। मीथेन प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन बिल्कुल अगेन सही है। COD बायोडिग्रेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर। नाउ COD जो आपको है, COD आपको बोथ बायोडिग्रेबिलिटी एंड नॉन बायोडिग्रेबिलिटी दे देता है। क्लियर, देयरफॉर ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। सो ऑप्शन सी, नाइट्रेट्स अगेन रिलेटेड टू मिथेमोग्लोबिमिनिया। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर दी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस: प्राइमरी सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, ग्रिड रिमूवल, देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। When only preliminary treatment is to be given for sewage, select the correct treatment process including their correct sequence from the codes given. So बाकी यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह दी है। मेन थिंग इज आपको ओनली प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट यहाँ से पिक करनी है। नाउ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देखिए, प्राइमरी सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन सेकेंड ट्रीटमेंट। सो स्क्रीनिंग एंड ग्रिड रिमूवल ही केवल प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। सो 2 and 3 आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट 244 वाटर एक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। सो वाटर एक्ट कब आया था? 1974 के अंदर। द एंट्री ऑफ फवल स्मेलिंग गैसेस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सो एंट्री ऑफ फवल स्मेलिंग गैसेस जो हैं उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल फिक्सचर्स, बिल्कुल वाटर सील हम प्रोवाइड करते हैं। Providing water seal for all fixtures and a vent pipe in plumbing system. Providing sufficient vent pipes in plumbing system. Exhaust fan. So providing water seal for all fixtures, एक तो वाटर सील प्रोवाइड करेंगे, साथ में वेंट पाइप प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिंगल मैन स्केल गिव्स या फिर इज यूज टू। रिंगल मैन स्केल आपको क्या दे देता है? सो ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। ऑलरेडी ये चीज़ें आपने स्टडी की हैं। Eutrophication of water bodies is caused by the discharge of toxic substance, excessive discharge of nutrients, excessive discharge of suspended solid, excessive discharge of chloride. So everybody knows eutrophication जो होती है that is due to excessive discharge of nutrients like nitrogen and phosphorus. Non disposal of solid waste may cause the spread of rodent related plague. हमने देखा था। क्लियर। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग वाल्व्स इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम: चक वाल्व, फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, एयर रिलीफ वैल्यू, फिर कवर वैल्यू, फिर आपके पास स्यूलेस वैल्यू। एंड यहाँ पे बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑटोमेटिकली। इनमें से आपको वो चूज़ करने हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। चक वाल्व बिल्कुल, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बिल्कुल, एयर रिलीफ वाल्व सो बिल्कुल 1 2 3। यहाँ पे जो है कवर वैल्यू, स्यूलेस वैल्यू, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करते हैं, ये 3 ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। सो 1 2 3 आपका ऑटोमेटिकली वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच लिस्ट 1 सॉयल क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्वीफर। अच्छा, सॉयल क्लासिफिकेशन विथ लिस्ट 2 वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज़। अच्छा, इन मीटर पर सेकंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज़, या फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। इट इज़ नोन एज परमेबिलिटी। बेसिकली ये सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है। परमेबिलिटी वहाँ पे हमारा एक यूनिट होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। परमेबिलिटी बेसिकली आप ये माने, इन शॉर्ट परमेबिलिटी होता क्या है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। इट इज़ ईज विद विच वाटर विल मूव इन। आप ये मानिए ये हमारे पास है सॉइल, ऐसे मानिए आप ये हमारे पास है सॉइल। नाउ एवरीबडी नो सॉइल के अंदर क्या रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं वॉइडस। सो परमेबिलिटी हमारे पास क्या होता है? परमेबिलिटी हमारे पास होता है ईज विद विच वाटर विल मूव इन वॉइडस। सो इसको हम सिंपली आप ये मानिए, ये एक टाइप से हमारे पास क्या है? एक टाइप से हमारे पास वेलोसिटी होती है परमेबिलिटी। आप इसको मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हो, आप इसको मीटर पर डे में मेजर कर सकते हो, आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हो। सो ये एक टाइप की वेलोसिटी होती है, यानी कि किस ईज के साथ जो पानी है वो सॉइल वॉइड्स के अंदर मूव करेगा। नाउ देखिए यहाँ पे बेसिकली अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? सॉइल मैकेनिक्स, एंड आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस कम है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए,
फाइन ग्रेवल, वेरी फाइन सैंड, सिल्ट, प्योर क्ले। नाउ यहाँ पे आपको के वैल्यूज़ दिए गए हैं, परमेबिलिटी के वैल्यूज़ दिए गए हैं। नाउ जितना के का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब उतना ईजिली पानी जो है सॉइल के अंदर मूव करेगा, है ना। नाउ देखिए यहाँ पे 1000 to 100 to 1000 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। आप खुद सोच सकते हो, आप इसको लॉजिकली कर सकते हो। फाइन ग्रेवल यानी कि ग्रेवल पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं, ग्रेवल पार्टिकल्स हमारे पास बड़े बड़े होते हैं, सो इसमें वॉइड ज़्यादा होंगी। फिर फाइन सैंड थोड़ा छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, ग्रेवल के कंपैरिजन में। सिल्ट और छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके कंपैरिजन में, सैंड। फिर प्योर क्ले मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, क्लियर, बहुत छोटे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं एंड इनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका मतलब जितने हमारे पास पार्टिकल्स बड़े होंगे उतने वॉइडर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे, क्लियर, उतने वॉइडर्स हमारे पास क्या होंगे, उतने वॉइडर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। या फिर आप ये कह सकते हो ग्रेवल, अगर मैं आपको ग्रेवल दूँ एंड क्ले दूँ, मैं आपको बताऊँ ईजिली पानी किसके अंदर मूव करेगा, क्लियर, ईजिली पानी, ग्रेवल मतलब आप ये मानिए क्रशर वगैरह, क्लियर, ईजिली पानी किसके अंदर मूव करेगा, सो ग्रेवल के अंदर मूव करेगा, क्लियर। अच्छा, क्ले में पानी जो है वो फंस जाएगा क्योंकि वॉइडर्स कम है, परमेबिलिटी कम होगी हमारे पास, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो सिंपली आप यहाँ पे बता सकते हो जिसके अंदर वॉइडर्स ज़्यादा होंगे हमारे पास, वॉइड साइज बेसिकली, नंबर ऑफ वॉइडर्स नहीं, वॉइड साइज जिसके अंदर ज़्यादा होगा, परमेबिलिटी ज़्यादा। सो देयरफॉर फाइन ग्रेवल का हमारे पास क्या होगा यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू, फिर उसके बाद फाइन सैंड का दूसरा, फिर उसके बाद हमारे पास सिल्ट के लिए ये वैल्यू, एंड सबसे छोटे हमारे पास क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको साइज़ भी पता होता आप यहाँ पे बता पाते। ग्रेवल जो होता है उसका साइज़, दिस इज़ ऑन द बेस ऑफ साइज़, ये वाली क्लासिफिकेशन, ग्रेवल, फिर हमारे पास सैंड, फिर हमारे पास सिल्ट, फिर हमारे पास क्ले। अगर आपने जियोग्राफी वगैरह में भी कहीं पे पढ़ी होगी, बेसिकली ये सॉयल मैकेनिक्स का हमारा टॉपिक होता है। सो आप यहाँ से ऑप्शंस जो है वो मैच करा सकते हो। ए का क्या बनेगा, 3 हमारे पास, सो ए का 3, बी का क्या बनेगा, बी का 1, अच्छा सी का हमारे पास क्या बन रहा है, सी का 2 बन रहा है, एंड डी का 4। सो ए का 3, बी का हमारे पास क्या बन रहा है 1, सी का हमारे पास क्या बन रहा है 2, एंड डी का हमारे पास 4 यहाँ पे। सो ऐसे आप मैच करा सकते थे। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिज़ाइन पीरियड आर ट्रू। डिज़ाइन पीरियड बात कर रहा है किसकी, डिज़ाइन पीरियड की। जैसे आपने डिज़ाइन लाइव देखी थी ना, अलग अलग जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ट्रिकलिंग फिल्टर की अलग, या फिर हमने बात की थी पाइपर्स की, उनकी कितनी रहनी चाहिए, सर्विस रिजर्वायर की कितनी रहनी चाहिए, या फिर हमने अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की बात की थी। सो सब के डिज़ाइन पीरियड हमने देखे थे, एंड वहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी सिंपल भाषा में डिज़ाइन पीरियड होता क्या है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन आपके पास क्या है, इट इज़ अच्छा यहाँ पे बोल रहा है ट्रू, डिज़ाइन पीरियड के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ कंसर्नड विद द इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इतना तो आपको क्लियरली पता है कि डिज़ाइन पीरियड जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी डिज़ाइन लाइफ किसी स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आप ब्रिज बना रहे हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, जितनी डिज़ाइन लाइफ ज़्यादा होगी इसका मतलब जो हमारे पास है खर्चा ज़्यादा होगा, यानी कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ज़्यादा लगेगी। सो ये इकोनॉमी के साथ कंसर्न तो करता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 साल एंड 50 साल क्या करोगे, किसी स्ट्रक्चर की आप 50 साल डिज़ाइन लाइफ रखोगे, किसी की 10 ईयर्स रखोगे, ज़्यादा खर्चा किस में आएगा, मेंटेनेंस बाकी चीज़ें किस में आएगा, जिसका डिज़ाइन पीरियड ज़्यादा होगा। सो इट इज़ कंसर्नड विथ इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। फिर इट टेक्स इनटू अकाउंट एस्पेक्ट्स लाइक लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड ईज और डिफ़िकल्टी ऑफ कैपेसिटी इंक्रीज और इंस्टॉलेशन। बिल्कुल जो डिज़ाइन लाइफ होता है ये लाइफ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी, ईज और डिफ़िकल्टी ऑफ कैपेसिटी इंक्रीज और ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि आप कल इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। लाइफ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, ये सब चीज़ें। फिर इट कंसिडर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीमीज ऑफ रिवर फ्लो। अब ये बोल रहा है कि ये बेसिकली कंसिडर क्या करता है, फॉर एग्जांपल जो फ्लड हमारे पास है, कोई फ्लड आ रहा है या फिर और कुछ चीज़ें, इनको कंसिडर करता है। फिर इट इज़ कंसर्नड विथ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल
हमें क्या करना है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना है कि खर्चा देखना है, कल को हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी, कितना खर्चा लगेगा। फिर ये वाली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, ये खाली डिज़ाइन पीरियड ऑफ, आप ये मानिए जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारे पास है ना, हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, उनके बारे में बात कर रहा है। कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट है, यानी कि जहाँ पे पानी होगा, ये वाला स्टेटमेंट उसके रिलेटेड है। ये भी सही है, बट कहाँ पे, जहाँ पे पानी होगा। बट ओवरऑल ये यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है कि डिज़ाइन पीरियड किसका, किसी ब्रिज का, किसी और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, किसी हमारे पास फॉर एग्जांपल आप ट्रिकलिंग फिल्टर बना रहे हो उसका। क्या उस केस में आपको रिवर फ्लो देखना है? जी नहीं। या फिर आप डैम बना रहे हो, या फिर और कुछ चीज़ें, या फिर बिल्डिंग आप बना रहे हो। सो इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज इररिलेवेंट हियर। हाँ, ये हम कर सकते हैं कब, जब पर्टिकुलरली पानी की बात हो, बट इसने ऊपर कहीं पे पानी की बात ही नहीं की है। क्लियर? आप ट्रिकलिंग फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हो, आप एएसपी डिज़ाइन कर रहे हो, आप कुछ और डिज़ाइन कर रहे हो, क्या वहाँ पे आपको ये फैक्टर कंसर्न में लाना है? जी नहीं। बट ये वाले सारे कंसर्न्स आपको लेने हैं। क्लियर? सो देयरफॉर 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ना कि 1, 2, 3, 4। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ए रिवर इन द सोर्स इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई टू ए टाउन, इट इज वाटर इज वेरी टर्बिड। नाउ यहाँ पे एक तो क्यू दिया है, वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वाटर वुड बी। सो आपके पास रिवर वाटर है एंड यहीं से बोल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टर्बिड है एंड पोल्यूटेड है, आप क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें दोगे? प्री सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन। बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें अपना लॉजिक भी यूज़ करना होता है एंड अपना कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें आपने पढ़ी है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाने हैं। क्लियर? फिर अपने दिमाग से आपको सोचना है कि हाँ, मतलब अगर वेरी टर्बिड होगा, पोल्यूटेड होगा, हमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे देनी है। सो यहाँ पे वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड की बात कर रहा है। सो देखिए बाकी ऑप्शन, कोगुलेशन सीधे, सेडिमेंटेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन। अच्छा, फिर कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन। नाउ वेरी टर्बिड की अगर हम बात करें, पहले आप प्री सेडिमेंटेशन करोगे, यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन। फिर प्री क्लोरिनेशन भी आप कर सकते हो। अच्छा, बताया था आपको, अगर पानी ज़्यादा टर्बिड होगा या पोल्यूटेड होगा। कोगुलेशन करोगे, फिर कोगुलेशन के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करोगे, फिल्ट्रेशन भी करोगे अगर काफ़ी टर्बिड पानी होगा, फिल्ट्रेशन भी करोगे, लास्ट पे पोस्ट क्लोरिनेशन। सो यहाँ पे हाईली टर्बिड वाटर के लिए हम सारी चीज़ें करेंगे, जो कन्वेंशनल तरीका है पूरा हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज गिवन बाय, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होगा? CU की फार्मूला पूछ रहा है, D60/D10। नेक्स्ट, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे आप अचीव करोगे? आयोन एक्सचेंज, या फिर हमारे पास जो बाकी ऑप्शन हैं, यूजिंग लाइम सोडा प्रोसेस, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट, यूजिंग एक्सेस अलम। सो आयोन एक्सचेंज या फिर जियोलाइट प्रोसेस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू इन रिलेशन टू द टर्म डिटेंशन पीरियड इन ए सेटलिंग टैंक। सो डिटेंशन पीरियड की बात हो रही है। इट मे बी डिटरमाइंड बाई इंट्रोड्यूसिंग ए डाई इन द इनलेट एंड टाइमिंग इट इज अपीयरेंस एट द आउटलेट। ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अगर ये टैंक है, क्लियर, ये टैंक है, ये इसका इनलेट है, ये इसका क्या है, ये इसका आउटलेट है, ये इनलेट है। इनलेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाई देंगे एंड फिर हम देखेंगे कि कितना टाइम इसको लग रहा है कि आउटलेट में, मतलब अपीयर होने में कितना टाइम लग रहा है। फिर ग्रेटर द डिटेंशन पीरियड, ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ सेटलेबल मैटर। सो ग्रेटर द डिटेंशन पीरियड, जितना डिटेंशन पीरियड ज़्यादा होगा, ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ सेटलेबल मैटर। फिर इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी यूनिट ऑफ वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग बेसन। अच्छा, फिर इट इज़ यूजुअली मोर देन द फ्लो थ्रो पीरियड। सो हमारे पास अगर आप देखोगे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ पे करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, डिटेंशन पीरियड के रिगार्डिंग। ग्रेटर दी डिटेंशन पीरियड, ग्रेटर दी एफिशिएंसी। सो आपने देखा था जो एफिशिएंसी है वो डिटेंशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना डिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा होगी।
अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ सेटलेबल मैटर विल बी ग्रेटर, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा सेटल होने में। सो जितना डिटेंशन पीरियड ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा। फिर इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी यूनिट ऑफ वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग बेसिन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ डिटेंशन पीरियड हमारे पास। फिर इट इज़ यूजुअली मोर देन फ्लो थ्रो पीरियड, एंड क्योंकि ये बेसिकली थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास होता है। जो डिटेंशन पीरियड हमारे पास होता है ये डिज़ाइन टाइम या फिर थ्योरेटिकल टाइम हमारे पास होता है, देयरफॉर इट इज़ मोर देन फ्लो थ्रो पीरियड। ये फ्लो थ्रो पीरियड से ज़्यादा होगा हमारे पास। एंड याद है ना एक और टर्म जिसको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। याद है ना डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी कब पिक्चर में आएगी, जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी की फॉर्मूला बताइए, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आई है, ऐसा भी क्वेश्चन कराया था कुछ, B/A ऐसा क्वेश्चन था ना पीछे कुछ, अच्छा पुराने मॉक्स में। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है जो हमारे पास फ्लो थ्रो पीरियड होता है, क्लियर, फ्लो थ्रो पीरियड। अच्छा, फ्लो थ्रो पीरियड अपॉन में हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन डिटेंशन टाइम या फिर थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम, ये हमारे पास होती थी इक्वेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी हमारे पास होती थी लेस देन 100%, है ना, ये हमारे पास क्या होती थी, लेस देन 100%। ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था वहाँ पे इट इज़ लेस देन 100% डिटेंशन एफिशिएंसी। अब अगर ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी लेस देन 100% होगी हमेशा, ये हमेशा लेस देन 100% होती है। इसका मतलब जो डिज़ाइन डिटेंशन टाइम होगा ये ज़्यादा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा, यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर, एंड ये हमारे पास है कोई टर्म। सो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये जो टर्म है इसका वैल्यू कम होगा, देयरफॉर डिज़ाइन डिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है फ्लो थ्रो पीरियड के कंपैरिजन में। इट इज़ यूजुअली मोर देन द फ्लो थ्रो पीरियड। सो स्टेटमेंट 2, 3, 4 आर करेक्ट। सो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नाउ यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम्स दिए गए हैं, डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम, अच्छा फिर रेडियल सिस्टम। यहाँ पे आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ दी गई है। नाउ देखिए डेड एंड सिस्टम, इक्वल प्रेशर एंड मल्टीपल फ्लो पाथ्स, फिर बोथ इकोनॉमी एंड रीजनेबली इक्वल प्रेशर्स, फिर इकोनॉमिक एंड सिंपलिसिटी, फिर हमारे पास जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेड एंड सिस्टम जो हमारे पास होता है इट इज़ इकोनॉमिक एंड सिंपल हमारे पास। सो ए का हमारे पास क्या बनेगा, 3। सो या तो ये होगा या तो हमारे पास ये होगा। सो अगर हमारे पास ए का 3 बन रहा है सो डी का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 बन रहा है। सो रेडियल सिस्टम इज़ जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इतना तो हमें क्लियर कट पता है कि रेडियल सिस्टम जो हमारे पास है दैट इज़ जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब रह गया यहाँ पे ग्रिड आयरन सिस्टम। सो ये ऑप्शन गया हमारे पास। एंड रिंग सिस्टम, नाउ ग्रिड आयरन सिस्टम की आप बात करोगे सो इट इज़ इक्वल प्रेशर्स एंड मल्टीपल फ्लो पाथ्स। हमारे पास मल्टीपल फ्लो पाथ्स होते हैं एंड इक्वल प्रेशर आपको सभी पाथ से मिल सकता है। सो बी का हमारे पास क्या बनेगा, बी का हमारे पास बनेगा 1। फिर रिंग सिस्टम में बोथ इकोनॉमिक एंड रीजनेबली इक्वल प्रेशर। सो यहाँ पे इकोनॉमी भी अचीव होती है एंड रीजनेबल प्रेशर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फ्लो पाथ्स होते हैं जिसमें ग्रिड आयरन पैटर्न में। सो ऑप्शन ए हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। कुछ बुक्स ने इसको भी दिया है बट जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए टोटल हार्डनेस, नाइट्रेट्स, आयरन, जिंक, यहीं पे बात करते हैं डायरेक्टली। टोटल हार्डनेस की अगर हम बात करें इट इज़ 200, नाइट्रेट्स 45, अच्छा आयरन की अगर हम बात करें आयरन हमारे पास 1, जिंक हमारे पास कितना, जिंक हमारे पास 5। बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड्स, अच्छा एक्सेस ऑफ लेड, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड। सो यहाँ पे ऑप्शन मैच कराइए। एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड्स सो डेंटल कैरियर्स, अच्छा एक्सेस ऑफ लेड एनीमिया के रिलेटेड होगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स मिथेमोग्लोबिनीमिया, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड सीधे गोइटर होगा। सो ऑप्शन आप मैच कराइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी फॉर रॉ वाटर फ्रॉम ए लेक फॉर यूज एज सोर्स ऑफ सप्लाई। आपको किस लिए यूज़ करना है, फॉर बॉयलर फीड वाटर आपके पास है। एंड बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी, क्या क्या,
टर्बिडिटी, आयरन, बैक्टीरियल काउंट, हार्डनेस। सो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर या फिर फैक्टर्स नेसेसरी नहीं हमारे पास है किसके लिए। अगर आपको पानी किससे आपने पानी लिया है, लेक से, ये कोई लेक है, यहाँ से आपने पानी उठाया है एंड आपने फैक्ट्री में इसको लिया है एंड वहाँ पे बेसिकली बॉयलर वगैरह आपको चलाने होते हैं, क्लियर। अच्छा, इस बॉयलर फीड के लिए आप जो लेक से पानी ले रहे हो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप चेक नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी। अच्छा, अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, टर्बिडिटी, बैक्टीरियल काउंट, आयरन या फिर हार्डनेस। सो सीधे सीधे अगर हमें लेक का पानी किस लिए लेना है, फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फीड के लिए, क्या आप टर्बिडिटी चेक करोगे? नहीं, क्योंकि पीने के लिए तो है नहीं। नो टर्बिडिटी विल बी चेकड। क्या बैक्टीरियल काउंट चेक करोगे? नो। क्या आयरन चेक करोगे? नो। यू विल ओनली चेक हार्डनेस। क्यों? क्योंकि इसके कारण स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स होती है, जो बताया था हार्डनेस के अंदर, क्लियर। सो देयरफॉर 1, 2 एंड 3 यू वोंट चेक 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज, बताइए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। आपको ये मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स, कुछ ही सॉलिड्स को आप पानी के अंदर रोक सको। अच्छा, यहाँ तो बोल रहा है कि सर्टेन अमाउंट टू मेंटेन, इनको मेंटेन करो, क्लियर, मेंटेन करो पाइप के अंदर। फिर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है। फिर सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशिएंट टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिटेड, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। एंड मतलब कितना मिनिमम आपको पानी के अंदर या फिर सीवेज के अंदर वेलोसिटी देनी है ताकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट ना हो जाए, उनको फ्लश आउट या कैरी आउट करे। सो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, क्लियर। सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशिएंट टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिटेड सॉलिड, कम से कम आपको इतनी वेलोसिटी तो रखनी है, दैट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन लेइंग अ सीवर इन ट्रंच। इस क्वेश्चन की शायद हमने पहले भी बात की है कहीं पे। ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर टू द बॉटम ऑफ ट्रंच, सेटिंग साइड रेल्स ओवर द ट्रंच। सो ये सिंपली कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, जब आप ट्रंच वगैरह क्या करते हो, जब आप ट्रंच वगैरह खोदते हो, क्लियर, जब आप क्या करते हो, ट्रंच वगैरह खोदते हो। अच्छा, उससे पहले आप क्या करोगे, बेसिकली सेटिंग साइड रेल्स ओवर द ट्रंच। पहले ही आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, ऐसे आप साइड रेल्स रखोगे ट्रंच के ऊपर, क्या रखोगे, साइड रेल्स। सो सेटिंग साइड रेल्स ओवर द ट्रंच। फिर ड्राइविंग पैगर्स, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पैग यानी कि कुछ निशान, मतलब ताकि आपके कुछ मार्किंग, इन शॉर्ट आप बेसिकली पैग यहाँ पे इसलिए लगाओगे ताकि आप यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग करो, क्लियर। पैग मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मतलब कोई लकड़ी, मतलब लकड़ी का टुकड़ा या फिर कुछ और, ताकि आप मार्क कर सको, जो पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क कर सको, सेंटर लाइन। अच्छा, फिर सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। फिर ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर टू द बॉटम ऑफ द ट्रंच, जो आपने पैग्स वगैरह लगाए उनकी हेल्प से आप फिर क्या करोगे, सीवर की सेंटर लाइन एंड साइड रेल जो ऑलरेडी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप सेंटर लाइन निकाल पाओगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सीवर्स जो हैं वो उठाओगे एंड यहाँ पे प्लेस करोगे ट्रंच के अंदर। सो लास्ट पे होगा प्लेसिंग ऑफ सीवर। सो प्लेसिंग ऑफ सीवर होगा लास्ट स्टेप। सो 4, 4। अच्छा, पहला स्टेप देखिए 4, 4। सो पहला स्टेप कहाँ पे, ये रहा पहला स्टेप। सो देयरफॉर 2, इसके बाद 3, फिर 1 एंड 4। सो अगर आपको इतना ही पता होता कि लास्ट पे हम प्लेस करेंगे सीवर को, सो आपको बाकी ऑप्शंस चेक भी नहीं करने थे, क्लियर। सो लास्ट पे हम क्या करेंगे, प्लेस सीवर को, एंड यहाँ पे 1 दे रहा है। ट्रांसफरिंग सेंटर लाइन हम नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, साइड रेल सेट करेंगे। सो 2, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट, ए ग्रिड चैम्बर। A grid chamber of dimensions 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर। सो ऐसे देखिए, ऐसे देखिएगा, ऐसे आपको क्या दिया है, ऐसे आप मानिए, ऐसे आपको ग्रिड चैम्बर दिया है रेक्टेंगुलर शेप का। ये आप मानिए, ये ऐसे आपको क्या दिया है, ग्रिड चैम्बर। ए ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशंस 12 मीटर। सो दिस इज द लेंथ, लेंथ कितनी, 12 मीटर। ये आपको लेंथ दी गई है 12 मीटर। फिर अच्छा 1.5 मीटर।
अच्छा 1.5 मीटर, ये बेसिकली इसकी क्या होगी, ये इसकी विड्थ होगी 1.5 मीटर एंड 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ। सो डेप्थ जो यहाँ पे दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन 0.8 मीटर, हैज़ ए फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, वो आ रहा है 720 मीटर क्यूब पर आवर। अच्छा फिर इट इज सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम आर रेस्पेक्टिवली। आपको सरफेस लोडिंग रेट, अच्छा फिर डिटेंशन टाइम, दो पैरामीटर्स आपको निकालने हैं, सरफेस लोडिंग रेट या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस लोडिंग रेट या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट किसके बराबर होता था, बताया था आपको। सो इट इज़ हमारे पास जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया या फिर प्लान एरिया, सरफेस एरिया या फिर आप बताइए प्लान एरिया। अच्छा प्लान एरिया। नाउ डिस्चार्ज आपको कितना गिवन है यहाँ पे, सो इट हैज़ बीन गिवन 720 मीटर क्यूब पर आवर। अच्छा फिर आपको प्लान एरिया अब देखना है। देखिए प्लान एरिया कौन सा आप लोगे, प्लान एरिया ये वाला एरिया आप लोगे, दिस इज द सरफेस एरिया या फिर प्लान एरिया जो आपको यहाँ पे चाहिए। सो देयरफॉर इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें एक तो ये 12 एंड साथ में ये 0.5 1.5 0.8 इसमें आपका नहीं आएगा क्योंकि ये प्लान एरिया है या फिर सरफेस एरिया आपको लेना है टैंक का। सो इसमें जो सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा 12 इंटू 1.5 से, ना कि 1.5 इंटू 0.8, ना कि 12 इंटू 0.8। सो मेन थिंग इज कि आपको चूज़ करना है कि कौन सा हम लें एंड ये आपको दिमाग से चूज़ करना होगा कि किसके बारे में पूछ रहा है, क्लियर, किसके बारे में क्या पूछ रहा है। सो देयरफॉर 12 इंटू 1.5। नाउ देखिएगा 720 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5। देखिए 12 इंटू हमारे पास 0.5 कितना होता है, यानी कि 12 आधा कितना होता है 6। नाउ अगर मैं 0.5 तीन बार लूँ, 0.5 मतलब जल्दी जल्दी आप कैसे कर सकते हो, 1.5 के साथ आप जल्दी कैसे सोच सकते हो, पहले आप इसको आधे में ब्रेक करो। सो 12 इंटू आधा कितना होता है 6। सो 6 आपको कितनी बार लेना है, 3 बार, क्योंकि आधा 3 बार कितना होगा, आधा 3 बार होगा 1.5। सो 6 इंटू 3 होगा 18। सो 12 इंटू 1.5 कितना होगा 18। सो ये बनेगा 18। नाउ 18 1000 18 18 इंटू 2 कितना होता है 36, 36 इंटू 2 होता है 72। सो 4 बार, सो इट इज़ 40 हमारे पास। सो यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगा दैट इज़ 40। अच्छा दिस इज नीचे मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपका यहाँ पे 40 निकलेगा, क्लियर 40 निकलेगा। अच्छा नाउ अगर आप ऑप्शंस देखोगे, मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर, लीटर पर आर मीटर स्क्वायर, सो हमारा आंसर निकला 40। बट जो मीटर वाले हैं, सो ये रहा मीटर वाला एंड ये रहा मीटर वाला। सो दो हमारे पास है मीटर वाले, क्लियर, दो हमारे पास है मीटर वाले, ये और ये। सो अब हमें क्या करना है, पहले अब हमें देखना है कि टाइम कहाँ से हमारा मैच करेगा, टाइम हमारे पास किस में मैच करेगा। पहले चलिए, क्योंकि दो वैल्यूज हमें दिए हैं, मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर एंड लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, हम इसको लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी कन्वर्ट करके रखेंगे, फिर हम देखेंगे। सो ये हमारे पास क्या निकला 40 मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ लीटर के अंदर, सो दिस इज मीटर क्यूब। सो इसमें हमें क्या करना है, 40 इंटू करिए 10 पावर 3 दैट इज हमारे पास 40,000। किसमें आएगा, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। सो ये वाले ऑप्शंस भी अब हमने देखे। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमारा टाइम बैठेगा, कहाँ पे हमारा टाइम बैठेगा, डिटेंशन टाइम। नाउ हमें पता होता है कि जो डिस्चार्ज होता है दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, जो डिस्चार्ज होता है दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम यहाँ से निकालूँ, टाइम हमारे पास होता है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। जो डिटेंशन टाइम होता है dt, इट इज़ वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। नाउ वॉल्यूम में अब आपको तीनों लेने हैं, वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको कौन से दो डायमेंशनस लेने हैं। सो 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 हमारे पास, इंटू 0.8 हमारे पास है ना, इंटू 0.8 डिवाइड बाई क्यू। क्यू आपका कितना है, क्यू आपका है 720। सो क्यू हमारे पास कितना, क्यू हमारे पास है 720। नाउ ऑलरेडी 12 इंटू 1.5 आपने किया था, कितना आया था 18। 18 इंटू 0.8 डिवाइड बाई आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे 720। नाउ देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको 18 इंटू 0.8 करना है। नाउ अगर आप देखोगे 18 इंटू 0.4 यानी कि 18 इंटू 4, क्लियर। सो 36 हो गया 72 यानी कि 7.2 हमारे पास। अब अगर आपको 0.8 करना है, 18 इंटू 0.8, सो 7.2 2 टाइम, सो 7.2 में 2 मल्टीप्लाई करिए, सो इट विल बी 14.4।
सो 14.4 डिवाइड बाय हमारे पास 720, डिवाइड बाय हमारे पास 720, दिस इज मीटर क्यूब एंड दिस इज हमारे पास मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज किसमें दिया होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड या फिर पर आर यहाँ पे दिया है, पर आर, यहाँ पे पर आर। सो देखिए मीटर क्यूब कटा, पर आर जो है वो ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर। जो यहाँ पे वैल्यू आप निकालोगे वो आप आर में निकालोगे। नाउ देखिए 144 डिवाइड बाई 720, देखिए दिस इज लाइक दिस 144। अच्छा नाउ अगर आप देखोगे थोड़ा पैटर्न यहाँ पे, दिस इज लाइक दिस, अगर मैं 14.4 को 1440 बना दूँ, नीचे क्या है 720, 720 दो बार कितना बनता है, 720 दो बार बनता है 1440। सो दिस विल बी 0.02, क्योंकि यहाँ पे 14.4 नीचे हमारे पास 720। इतनी कैलकुलेशन आपको जल्दी में समझ आनी चाहिए खुद से। सो इट इज़ हमारे पास 0.02। या फिर अगर जल्दी भी नहीं आती है, एग्जाम में जल्दबाजी आप नहीं करोगे, क्योंकि एट मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा 10 न्यूमेरिकल्स पूछेगा, एंड आप टाइम ले सकते हो, क्लियर, आप टाइम ले सकते हो अपना। सो 0.02 एंड दिस इज आर। क्या कोई ऑप्शन हमारे पास किधर गया, सारे ऑप्शन किस में है, मिनट्स में। सो आर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 60, अच्छा 6 दूने 2 कितना हो गया 12। सो यहाँ पे वैल्यू विल बी 1.2। सो दिस विल बी 1.2, क्योंकि 0.02 इंटू 60 ये बनेगा हमारे पास 1.2 मिनट। सो अब देखते हैं 1.2 कहाँ पे ऑप्शन है। सो 1.2 यहाँ पे, 1.2 यहाँ पे, एंड यहाँ पे मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। सो बताइए ऑप्शन क्या होगा। देखिए ये हमने निकाला था 40 मीटर क्यूब की भाषा में, लीटर की भाषा में 40,000। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, करिए नोट डाउन, क्योंकि यहाँ पे टाइम इसीलिए लगा क्योंकि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाले हैं। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट देखिए लार्ज फ्लोटिंग मैटर, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। एंड कोशिश करना जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ना छोड़े, कोशिश करें, अगर आप दिमाग लगाओगे यूनिट से भी कोशिश करना एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। एंड मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स आएंगे डेफिनेटली, कम से कम 5 तो आएंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 10। नाउ लार्ज फ्लोटिंग मैटर, एंड आई बिलीव कि आप सभी मतलब न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, क्योंकि सभी जो यहाँ पे हैं दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सारे जो एस्पेरेंट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से ही हैं, आर्ट्स वगैरह से यहाँ पे कोई नहीं है। सो लार्ज फ्लोटिंग मैटर, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, ट्रिकलिंग फिल्टर, ग्रिड, प्राइमरी क्लैरिफायर, ग्रिड चैम्बर, स्क्रीनिंग। नाउ देखिए लार्ज फ्लोटिंग मैटर कहाँ पे आप रिमूव करते हो, स्क्रीन। सो सीधे आ रहा है स्क्रीन्स, फिर सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, फिर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक कहाँ पे रिमूव करोगे, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक ग्रिड चैम्बर के अंदर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक प्राइमरी क्लैरिफायर या फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन के अंदर, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कहाँ पे रिमूव करोगे, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। ऑप्शन आप मैच कराइएगा। क्लियर, सो ए का आ रहा है 4 हमारे पास, सो ए का 2 में 4 आ रहा है, फिर डी हमें क्या करेगा, इलिमिनेट यहाँ पे कराएगा। सो ए का 4 आ रहा है, डी का हमारे पास क्या आ रहा है, किधर गया, डी का हमारे पास 1 आ रहा है। सो ए का 4, डी का 1, सो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। बी का फिर क्या बन रहा है, बी का यहाँ पे 3 बन रहा है। सो बी चेक करिए, बी का क्या बन रहा है, बी का यहाँ पे 3 बन रहा है। एंड मैच दी फॉलोइंग जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगेन जितना आप मैच दी फॉलोइंग जल्दी करोगे आपका टाइम यहाँ पे बच सकता है। क्लियर, क्योंकि जो जनरली 2023 में भी जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था या फिर फील्ड असिस्टेंट के 2 और एग्ज़ाम हुए थे, मतलब वहाँ से जो पैटर्न है अच्छा खासा इन्होंने पूछना स्टार्ट किया। अगर आप वो पेपर्स देखोगे उनमें भी मैच दी फॉलोइंग कम से कम 14-15 पूछे थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी अच्छे खासे 10-15 पूछे थे। वहाँ से इन्होंने पैटर्न अच्छे, मतलब अभी एस्पेरेंट्स को लग रहा है कि अभी से पैटर्न चेंज हुआ है, बट अगर आप ये पेपर्स चेक करोगे 2023 के, यहाँ से पैटर्न अच्छे से चेंज हुआ था। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग ढेर सारे पूछे थे। सो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
Which of the following are claimed as advantageous in respect of aerobic sludge digestion as compared to anaerobic sludge digestion? बढ़िया क्वेश्चन है। एंड मैंने आपको एक जगह एरोबिक एंड एनएरोबिक स्लज डाइजेशन जो है उसके अलग अलग बेनिफिट्स बताए थे। क्लियर। एंड यहाँ पे अगेन एडवांटेजेस ही पूछ रहा है। अच्छा, किसकी पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लेम्ड एज एडवांटेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एरोबिक स्लज एज कंपेयर टू एनएरोबिक। सो आपको बोलना है कि एरोबिक स्लाइजर डाइजेस्टर जो है, स्लाइजर डाइजेस्टर, इसके एडवांटेजेस यहाँ पे एज कंपेयर टू एनएरोबिक। एरोबिक में क्या फ़ायदे हैं? लोअर बीओडी कंसंट्रेशन इन सुपरनेटेंटल लिक्वर। जी हाँ, जो सुपरनेटेंटल लिक्वर इसकी भी हमने बात की थी, उसमें लोअर बीओडी कंसंट्रेशन होगी। जी हाँ, क्योंकि आप एरोबिक कंडीशन इसमें चीज़ें कर रहे हो, सो बीओडी जो होगा वो लोअर होगा। पहली बात सही। फिर प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सीलेंट डिनैचरिंग, दिस इज बेसिकली डिवाटरिंग। यहाँ पे इसको मिस्टेक हुआ है, इट इज़ डिवाटरिंग। सो स्लज में बेसिकली जो स्टेबिलिटी है, आप ये कह सकते हो, या फिर स्टेबलाइजेशन जो है, इससे स्लज जो है उसका स्टेबलाइजेशन होता है एंड डिवाटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं। सो सही बात है। फिर ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जी नहीं, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन हमने देखा था, एडवांटेजेस हमने पढ़ी थी। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन कहाँ पे होता है? जब भी एनारोबिक कंडीशन होती हैं। आपको पता ही है गैसेस कहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं? जब एनारोबिक कंडीशन होती हैं। सो ये नहीं है। लेसर ऑपरेशनल कॉस्ट, अगर आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। इसके लिए आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए डाइजेस्टर के अंदर। क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगेगा? जी नहीं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ऑपरेटिंग खर्चा जो है वो बढ़ेगा। लेसर कैपिटल कॉस्ट, बट जो कैपिटल कॉस्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कम लगेगी। सो देयरफॉर 1, 2 एंड 5 आर दी करेक्ट। सो 1, 2 एंड 5 आर करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दी फॉलोइंग डेटा, ऐसे क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से आपको आएंगे बीओडी के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल सामने देखे थे। क्लियर। सो यहाँ पे इनिशियल डीओ कितना 10, फाइनल डीओ 2, सो 10 - 2। अच्छा, डाइल्यूटेड टू 1%, सो इट मीन्स 100/1, सो दिस विल बी 10 - 2 बनेगा 8, सो 100 इंटू आपके पास 8, दैट इज हमारे पास 800। सो 800 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस 100 को नहीं भूलना है, अदरवाइज आप 10 - 2 8 भी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, स्लज डिस्पोजल, स्लज डाइजेशन, एरोबिक एक्शन, रिसर्कुलेशन। यहाँ पे ऑप्शन है सीडिंग, बायोफिल्टर, लैगिंग, दिस इज नॉट लैगिंग, दिस इज बेसिकली, इसको अगेन मिस्टेक हुआ है, दिस इज लगूनिंग, जो लगून्स की हमने बात की थी। फिर कॉन्टैक्ट बेड। नाउ स्लज डिस्पोजल की अगर हम बात करें, जो स्लज डिस्पोजल हमारे पास होता है, सो बेसिकली लगूनिंग जो होती है उसमें हमारे पास स्लज का अच्छे से डिस्पोजल होता है। फिर स्लज डाइजेशन, डाइजेशन की बात होती है। स्लज डाइजेशन में हमने देखा था, इसमें आपको सीडिंग आप कर सकते हो, चाहे हमारे पास एरोबिक कंडीशन हो या फिर हमारे पास एन एरोबिक कंडीशन हो, इनके चाहे एरोबिक स्लज डाइजेशन हो या फिर एन एरोबिक, आप सीडिंग करोगे, ताकि सीडिंग मतलब देखा था आपने, जो बायोमास है वो आप इंट्रोड्यूस करोगे। सो आप सीडिंग करोगे ताकि मतलब बीओडी या फिर जो एफिशिएंसी वगैरह है वो बढ़ जाए। क्लियर। आप ये कर सकते हो। फिर अब रहा एरोबिक एक्शन एंड रिसर्कुलेशन। नाउ रिसर्कुलेशन आप कहाँ पे करते हो? रिसर्कुलेशन बेसिकली आप बायोफिल्टर्स के अंदर करते हो। क्लियर। बायोफिल्टर्स के अंदर, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर आपका। फिर एरोबिक एक्शन, एरोबिक एक्शन इज रिलेटेड टू हमारे पास कॉन्टैक्ट बेड। सो आप ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकते हो। सो ए का 3, बी का हमारे पास 1, सी का क्या आ रहा है, सी किधर गया, सी का 4 एंड डी का हमारे पास 2। सो आप देख सकते हो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सीवेज सिकनेस ऑकर्स व्हेन, ये क्वेश्चन तो पहले भी हमने देखा। सो वॉइड ऑफ सॉयल गेट क्लॉगड, सो सीधे ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, इन डिजाइन ऑफ स्टॉर्म सीवर, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, पीछे भी हमने इसकी बात की, बेसिकली हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के सिलेबस से बाहर है। सो स्टिल हमने इसकी बात की थी जब हमने इंटेंसिटी देखा था A/T+B। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली थी याद रखने के लिए, जहाँ से आप ए और बी का वैल्यू ले सकते हो। सो बेसिकली जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है किसके लिए यूज़ होगा? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए, रेनफॉल इंटेंसिटी। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम्स मे बी ड्यू टू, सेल्फ प्यूरिफिकेशन किसके कारण होगी? अच्छा, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, कोगुलेशन। जहाँ जहाँ कोगुलेशन आ रहा है दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। सो डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्पोजल टैंक्स टास्क्स आर अचीव्ड बाय अ सेप्टिक टैंक?
अच्छा, सेप्टिक टैंक की बात कर रहा है, विद इट इज डिस्पर्शन ट्रंच, विद इट इज डिस्पर्शन ट्रंच, या फिर डिस्पर्शन ट्रंच क्या होता है, सोक पिट। सो डिस्पर्शन ट्रंच बताइए या फिर सोक पिट बताइए, सोक पिट की भी हमने बात की थी, है ना, सेप्टिक टैंक। अच्छा, एरोबिक सैलिडाइजेशन, क्या एरोबिक सैलिडाइजेशन होती है, जी नहीं। सेटलिंग एंड एनएरोबिक सैलिडाइजेशन, बिल्कुल सेटलिंग भी होती है एंड एनएरोबिक डाइजेशन भी होती है। एन एरोबिक सीवियर स्टेबलाइजेशन, फिर बायो ऑक्सीडेशन ऑफ एफ्यूलेंट, जी हाँ, बायो ऑक्सीडेशन ऑफ एफ्यूलेंट हमारे पास होता है किसके अंदर, सोक पिट के अंदर बेसिकली। सो ऑप्शन 2 और 4 हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ अगर आपको बाकी ऑप्शन पता भी नहीं होते, ये तो आपको पता ही है, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेप्टिक टैंक, जब आप सेप्टिक टैंक की डेफिनेशन पढ़ते हो। सो 2 आपका आ रहा था, सो 2 का एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, सो 4 इसके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। सो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हो रही है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड। सो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हो रही है, सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास, फिर ओजोन, फिर अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, जी हाँ, कार्बन मोनोक्साइड जी नहीं। सो 1 और 3 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन, वेट स्क्रबर, एडजॉर्बर हमारे पास। नाउ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फाइन डस्ट, साइक्लोन्स, सी, यहाँ पे सी, सो कोर्सर पार्टिकल देखा था हमने, साइज क्लियर। अच्छा, फिर वेट स्क्रबर, वेट स्क्रबर किसके लिए यूज़ होगा, गैस के लिए। एडजॉर्बर किसके लिए यूज़ होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास। सो ये किसके लिए यूज़ होते हैं जनरली, सल्फर डाइऑक्साइड के रिलेटेड। सो मैच कराइए, ए का 2, सो ए का यहाँ पे 2, ये फिर बी का भी 1 है, बी का भी 1 है। अब हमें देखना है सी का बन रहा है 3, डी का 4, सो सी का 3, डी का 4, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग पियर्स, आपको पियर्स मैच करने हैं विच आर करेक्टली मैचड। अच्छा, यहीं पे बोल रहा है करेक्टली मैचड, यूट्रॉफिकेशन, न्यूट्रंट, न्यूट्रंट एक्यूमुलेशन लीडिंग टू इकोसिस्टम चेंज ओकरिंग इन पॉन्डिंग। सो पहले ही न्यूट्रंट एक्यूमुलेशन बताइए, सो जी हाँ, सही बात है। ऑटोट्रॉपिज्म, फिर यहाँ पे हिटेरोट्रॉपिज्म, यानी कि ऑटोट्रॉप्स की बात होगी, हिटेरोट्रॉप्स की बात होगी। यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कम्प्लेक्स मटेरियल प्रिडोमिनेट, क्या ऑटोट्रॉपस डिकम्पोजिशन करते हैं, जी नहीं। हिटेरोट्रॉपिज्म, प्रिडोमिनेंस ऑफ फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड बिल्ट अप कम्प्लेक्स, क्या ये फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी करते हैं, खुद से फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जी नहीं। बेसिकली यहाँ पे अपोजिट टर्म्स दिए हैं, सो हमारे पास खाली यूट्रॉपिकेशन मैच हो रहा है, सो 1 अलोन यहाँ पे मैच हो रहा है। क्लियर, खाली 1 अलोन यहाँ पे जो है वो मैच हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट। सो प्लास्टिक के लिए बताया था पायरोलिसिस, सो पायरोलिसिस सीधे ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मोमेंट, यानी कि लीचेट मोमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गैस के लिए आप किन किन सीलेंट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये हमने नहीं पढ़ा था, बट स्टिल आप यहाँ पे याद रखना है इसको। देखिए, लाइम, सैंड, बेंटोनाइट, फ्लाई ऐश, ब्यूटाइल रबर। नाउ रबर की बेसिकली हमने बात की थी, पॉलीथीन शीट्स वगैरह हम लगाते हैं। सो एक तो हो गया ब्यूटाइल रबर या फिर पॉलीथीन शीट्स हमारे पास, साथ में बेंटोनाइट, सो इन 2 का आप यूज़ करते हो। जो ये है ना हमारे पास, लाइम हो गया, सैंड हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, ये ऐसे कवर मटेरियल जो हमने बोला था, आप थोड़ा वो 1.5 मीटर या फिर 0.8 मीटर से 1.5 मीटर आप थिकनेस रखते हो, फिर ऊपर से कवरिंग आप चढ़ाते हो। कवरिंग किन की चढ़ाओगे, लाइम सैंड या फ्लाई ऐश की। अच्छा, ये जो है बेंटोनाइट, ब्यूटाइल रबर, ये आप सीलेंट यूज़ करोगे, यानी कि पहले फॉर एग्जांपल हर लेयर के नीचे या फिर स्टार्टिंग जब आपने डिगिंग की, फिर आप पहले ही इनको बिछाओगे। जब आपने ट्रंच खोदा ना, सो पहले आप इनको बिछाओगे, ताकि जो आप यहाँ पे कूड़ा करकट लाओगे, यहाँ से बेसिकली फिर पानी इसको स्केप नहीं करना चाहिए। क्लियर, या फिर लीचेट जो है इसको स्केप नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, उसके लिए आप बेंटोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर यूज़ करते हो। सो 3 और 5। नेक्स्ट, 2 सोर्सेज जनरेट noise levels of 90 decibel and 94 decibel respectively. The cumulative effect of these two noise levels on the human ear is, so यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ी फॉर्मूला हमारे पास होती है, एंड जनरली उस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा लॉग लगता है, एंड एग्ज़ाम में आपको कोई लॉग का वैल्यू नहीं देगा। क्लियर, आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको फिर मतलब या तो क्वेश्चन छोड़ना है, या तो मतलब
एज सच आपको क्वेश्चन छोड़ना ही है अगर आप उसके भरोसे बैठोगे, क्लियर, अगर आप उसके भरोसे बैठोगे। एंड जनरली इसीलिए आप क्या करते हो, मैंने आपको एक टेबल दिया था, क्लियर, शायद मैंने आपको दिया था, अगर नहीं भी दिया होगा आप इसको याद रख सकते हो, हाँ शायद दिया था। मैंने आपको बोला था कि हम L1 माइनस L2 देख लेते हैं एंड फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिजल्टेंट देख लेते हैं कि रिजल्टेंट नॉइस कितनी होगी। अगर L1 माइनस L2 यानी कि दीज आर लेवल्स ऑफ साउंड एंड इसमें हमारे पास जो L1 होगा, L1 इज ग्रेटर देन L2, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको दिया है 90 डेसिबल, यहाँ पे देखिए 90 डेसिबल, फिर दूसरा आपको दिया है 94 डेसिबल, इन दोनों में से बड़ा कौन, 94। सो हियर L1 विल बी 94 एंड L2 आप कंसिडर करोगे 90 डेसिबल लेवल, क्लियर, 90 डेसिबल लेवल। नाउ अगर L1 माइनस L2, अगर L1 माइनस L2 आपके पास जनरली कितना आ रहा है, 0 एंड 1, यानी कि 0 एंड 1 ये वैल्यू आ रहा है। सो रिजल्टेंट जो हमारे पास है, रिजल्टेंट में आप क्या करोगे, L1 प्लस 3 आप जनरली करोगे। रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी L1 प्लस 3, यानी कि जो L1 होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों 94 एंड 90, देखिए ऐसे, अगर L1 आपका 94 होता है, L2 आपका 93 या फिर 94 होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस 93, सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है। सो 0 एंड 1 में से एक आना चाहिए, सो एक आएगा। सो फिर आप क्या करते हैं, L1 प्लस 3, L1 हमारा क्या बनता 94, सो आपका जो रिजल्टेंट आता दैट आता 94 प्लस हमारे पास 3, सो इस केस में आपको 3 लेना है। सो 94 प्लस 3 आपका आंसर रहता 97, जो रिजल्टेंट साउंड होती। सो इसी हिसाब से अगर L1 माइनस L2 2 एंड 3 के बीच में आ जाए एंड फिर हमारे पास 4 to 8 के बीच में आ जाए, अगर 2 to 3 के बीच में आ जाएगा ना, इस केस में आप करते हो L1 प्लस 2। अगर 4 to 8 के बीच में आ रहा है, इसके लिए आप करते हो L1 प्लस 1। फिर अगर आपके पास चौथा, अगर आपके पास वैल्यू आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 9, इसके लिए आप L1 ही ले लेते हो। क्या ले लेते हो, L1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हैं, देखिए हमारा जो डिफरेंस यहाँ पे है 94 माइनस 90 कितना है, 4। बताइए 4 किस में आएगा, 1 2 3 या 4 में। सो 4 हमारा इसमें आ रहा है। जब हमारे पास L1 माइनस L2 4 to 8 वैल्यू आ रहा है, सो यहाँ पे 4 आ रहा है। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है दैट इज L1 प्लस 1। L1 किसको हमें लेना है, L1 इज ऑलवेज ग्रेटर। सो देयरफॉर हमारा आंसर रहेगा 94 प्लस 1 कितना, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो 95। बट आपके न्यूमेरिकल में डेफिनेटली 99% ये काम करेगा, या तो न्यूमेरिकल छोड़ना है या तो ऐसे अटेम्प्ट करना है। सो इट विल बी 95.5 डेसिबल, क्लियर। सो ऐसे आपको याद रखना है, बट क्वेश्चन करने के लिए ये पूरा टेबल आपको याद रखना है पहले। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल। सो अगेन पंप्स दिए हैं एंड किस में दिए हैं, पैरेलल के अंदर, पंप्स इन पैरेलल। नाउ बताइए पैरेलल में क्या सेम रहता है, बताया था डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होगा डिफरेंट एंड ये होगा एडअप। डिस्चार्ज एडअप होता है, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन, जितने होंगे। एंड हेड लॉस जो होगा, हेड लॉस सेम होगा, मीन्स जो HF1 होगा दैट विल बी इक्वल टू HF2 विल बी इक्वल टू सो ऑन, जितने हमारे पास होंगे। नाउ ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, बाकी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने की नीड ही नहीं है। देखिए वो टोटल डिस्चार्ज एंड टोटल हेड वुड इंक्रीज, क्या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि ऊपर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल डिस्चार्ज वुड बी अप्रॉक्सीमेटली डबल्ड एंड H वुड रिमेन सेम। सो फिलहाल इतना समझ आ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे ये बोल रहा है डबल हो रहा है, एंड H वुड रिमेन सेम, जी हाँ H सेम रहेगा। सो H हमारा क्या होगा, हेड लॉस सेम। टोटल H वुड बी अप्रॉक्सीमेटली डबल्ड, जी नहीं। अच्छा फिर टोटल H विल बी डबल्ड, जी नहीं। सो ऑप्शन बी ही बन रहा है। सो टोटल डिस्चार्ज वुड इंक्रीज, डिस्चार्ज बढ़ेगा एंड कितना होगा, डबल होगा, एंड हेड जो हमारे पास होगा वो सेम होगा। सो ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन सामने बहुत देखे, सो पंप्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इम्पाउंडिंग इज रिक्वायर्ड वायर। अच्छा बताइए इम्पाउंडिंग की पीछे भी हमने बात की थी, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर आप बनाओगे, डैम वगैरह आप बनाओगे, क्लियर। अच्छा किस लिए करोगे स्टोरेज, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन दिस स्ट्रीम इन ऑल सीजन्स, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड मैटर आर प्रेजेंट इन वाटर, या फिर देर इज लार्ज वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ रिवर फ्लो फ्रॉम टाइम टू टाइम, द फ्लो इज यूनिफॉर्म। सो अगर पानी में लार्ज वेरिएशन है या फिर डिस्चार्ज कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप क्या करोगे, आप बेसिकली एक रिजर्वायर बनाओगे, क्लियर। डिस्चार्ज वेरी करना मतलब जब ड्राई सीजन आएगा पानी कम, जब अगेन बारिशें वगैरह होंगी पानी ज़्यादा आएगा, डिस्चार्ज ज़्यादा आएगा। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज राइट।
क्लोराइड्स फ्रॉम वाटर आर रिमूव्ड बाय, क्लोराइड्स कैसे रिमूव करोगे, लाइम सोडा जी नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस जी हाँ, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस जी नहीं, केमिकल कोagulation जी नहीं। सो क्लोराइड्स के लिए बेस्ट यहाँ पे इनमें से रहेगा रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर दी वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड, दी करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। हमेशा फिल्ट्रेशन जो रहती है, अच्छा क्लोरीनेशन जो रहती है, क्लोरीनेशन हमारे पास लास्ट पे रहती है। सो 2 यहाँ पे लास्ट पे है। सो बाकी आपके ऑप्शन मैच हो जाएंगे। सो यहाँ पे इनमें से जो गिवन ऑप्शन है, पहले बनेगा 4 दैट इज कोagulation, कोagulation के बाद 5 दैट इज फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन के बाद 3 सेडिमेंटेशन, मीन्स अब आपको समझ में आया होगा दिस इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। सो क्लोरीनेशन हमेशा आपको चूज करनी है यहाँ पे, उसी से आप जल्दी ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ एंड ऐसा डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर, जो हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनकी सीक्वेंस डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछेगा। द इफेक्टिव साइज ES ऑफ सैंड, इफेक्टिव साइज एंड यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट आर द यूजुअल स्पेसिफाइड पैरामीटर्स ऑफ सैंड फिल्टर्स इन स्लो सैंड फिल्टर एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। बताइए, स्लो सैंड फिल्टर में हमने क्या देखा था, पार्टिकल साइज कम, यानी कि इफेक्टिव साइज जो होगा वो कम होगा, एंड यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट UC इसने दिया है वो ज़्यादा होगा। सो EC इज़ लेस बट UC इज़ मोर हमारे पास। सो इफेक्टिव साइज पार्टिकल का कम होता है बट यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा। देखिए, इफ ओनली अमोनिया वाज प्रेजेंट इन वाटर द ओनली चेंज इन फिगर 6.4 वुड हैव बीन। सो अगर खाली अमोनिया होता सो ग्राफ आपका ओरिजिन से निकलता, ये भी आपको बताया था। सो बाय पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ग्राफ कहाँ से निकलता, ओरिजिन से यहाँ पे निकलता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्ज टैंक इन ए पाइपलाइन। अच्छा, सर्ज टैंक हम क्यों प्रोवाइड करते हैं पाइपलाइन के अंदर, हम क्यों सर्ज टैंक को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अच्छा, बेसिकली पहले हमारे पास एक डैम होता है या फिर रिजर्वायर होता है, फिर यहाँ से पैन स्टॉक्स लिए जाते हैं, फिर आगे एक सर्ज टैंक ली जाती है। क्यों? टू स्टोर वाटर, टू इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट द पाइपलाइन, टू स्टोर ओवरफ्लो वाटर, टू प्रोटेक्ट दी पाइपलाइन अगेंस्ट वाटर हैमर। एक जगह हमने कोर्स के अंदर वाटर हैमर का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। सो बेसिकली सर्ज टैंक हम ले लेते हैं किसके रिलेटेड, क्यों हम ले लेते हैं, ताकि वाटर हैमर जो है उसको हम क्या करें, उसको हम प्रिवेंट करें। नेक्स्ट, रैपिड मिक्सिंग यूनिट, फ्लोकुलेटर, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट, सेडिमेंटेशन टैंक। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, रैपिड मिक्सिंग यूनिट, फ्लोकुलेटर, प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट, एंड फिर हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। नाउ देखिए, 1.5 आवर, सो 1.5 आवर, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 30 मिनट। देखिए, सेकंड सेकंड, ये सेकंड, फिर ये मिनट एंड ये आवर। सो सेडिमेंटेशन टैंक में सबसे ज़्यादा होगा, कितना हमारे पास होगा, 1.5 आवर। यहाँ पे कितना, 1.5 आवर। नाउ उसके बाद देखिए, रैपिड मिक्सिंग यूनिट, अगर आप देखोगे रैपिड मिक्सिंग यूनिट की बात कर रहा है सो 30 सेकंड हम ले सकते हैं। फिर फ्लोकुलेटर, फ्लोकुलेटर में थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना, 30 मिनट्स के अंदर। फिर प्रोपेलर मिक्सिंग यूनिट, इसका कितना होगा, 10। फिर ऑप्शन से आप मैच करा सकते हो। सो इसको हम इसके ऑप्शन से आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। सो 284 हमारे पास, 284 तक हमने देखा। सो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।